वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आज हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आज हम अटेम्प्ट करने वाले हैं रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। मैंने आपको लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए बोले थे, आपने शायद उनको ट्राई किया होगा। आज हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमसे क्या डिमांड कर रहा है, जरा देखिए ध्यान से। ये कहता है, विल द फॉलोइंग अमाउंट्स बी इंक्लूडेड while calculating aggregate turnover for determining liability for registration। क्या बोला इसने, वापस सुनिए। इसने बोला क्या ये नीचे दिए हुए अमाउंट्स इंक्लूड होने चाहिए, क्या निकालते समय, एग्रीगेट टर्नओवर निकालते समय। अच्छा, ये एग्रीगेट टर्नओवर हम क्यों निकालना चाहते हैं? अपनी लाइबिलिटी फॉर रजिस्ट्रेशन निकालने के लिए, यानी हम ये पहचानना चाहते हैं कि क्या हम पर रजिस्ट्रेशन की लाइबिलिटी आ चुकी है, और उसके लिए हमें एग्रीगेट टर्नओवर निकालना है। अब आपको याद होगा कि हम एग्रीगेट टर्नओवर तो निकालते ही है, और उसकी अलग अलग लिमिट्स होती है जो हमें सेक्शन 22 में बताई जाती है। कोई कोई केस में 40 लाख की लिमिट होती है, कोई कोई में 20 लाख, कोई में 10 लाख। लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? एग्रीगेट टर्नओवर तो निकाल के रखना ही पड़ेगा। आइए देखते हैं कि ये अमाउंट्स जो नीचे दिए हुए हैं ये इंक्लूड होने चाहिए या नहीं। ध्यान से देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखा है, सिटिंग फीस पेड बाय रघुबीर प्राइवेट लिमिटेड। एक कंपनी है, वो सिटिंग फीस देती है किसको? टू इट्स डायरेक्टर्स। सिटिंग फीस का मतलब क्या होता है आपको शायद पता होगा। डायरेक्टर्स की जो मीटिंग होती है, बोर्ड मीटिंग जिसको हम कहते हैं, उस मीटिंग को अटेंड करने और उसमें डिसीजन मेकिंग लेने, उन सब के लिए डायरेक्टर्स को एक अलग से फीस मिलती है कंपनी की तरफ से, रेम्यूनरेशन मिलता है, जिसको हम कहते हैं सिटिंग फीस। तो ये सिटिंग फीस मतलब मीटिंग अटेंड करने के बदले जो उनको रेम्यूनरेशन मिलता है, क्योंकि डायरेक्टर्स का सारा जो डिसीजन मेकिंग होता है, जो सारा रोल होता है, वो मीटिंग्स के समय ही होता है। तो यहाँ पर सिटिंग फीस इनको दी गई है, डायरेक्टर्स को दी गई है, किस बात के लिए? फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड बाय देम। ठीक है। ऑन विच जीएसटी वॉज पेड बाय द कंपनी अंडर रिवर्स चार्ज। अब देखिए, आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि आपको पता होगी भी शायद, और नहीं भी पता है तो आप ध्यान से सुनिए। इसमें सिंपल सी बात ये होती है कि जैसे मान लीजिए रिवर्स चार्ज के अंदर एक केस कवर होता है कि अगर एक कंपनी अपने डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन देती है, अगर एक कंपनी अपने डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन देती है, किस बात के लिए? जो वो सर्विसेज रेंडर कर रहा है, उसके बदले में अगर उसको रेम्यूनरेशन दिया जाता है, तो ये जो रेम्यूनरेशन उसको दिया गया है, इसके ऊपर जीएसटी तो लगेगा। याद रखिए, डायरेक्टर को जो सैलरी के रूप में अगर मिलेगा उस पर तो जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन अदर देन सैलरी अगर उसको मिलता है, जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं उसको सिटिंग फीस मिल रही है, तो ये जो उसको रेम्यूनरेशन मिलता है उस पर जीएसटी तो लगेगा, लेकिन रिवर्स चार्ज बेसिस पर लगेगा। और रिवर्स चार्ज का मतलब क्या हुआ कि जो रेसिपिएंट है उसे देना पड़ेगा जीएसटी। और हम जानते हैं इस केस में रेसिपिएंट कौन है? कंपनी इज द रेसिपिएंट, क्योंकि कंपनी सर्विस रिसीव कर रही है जिसके बदले वो पेमेंट कर रही है। तो यहां पर जीएसटी किसको चुकाना होता है? कंपनी को। रिवर्स चार्ज में कंपनी को चुकाना पड़ेगा ये जीएसटी। तो ये रिवर्स चार्ज में कवर होता है ये वाला केस एज पर सेक्शन 9(3). आपको याद होगा सेक्शन 9(3) और 9(4) हमारे दो रिवर्स चार्ज के सेक्शंस हुआ करते हैं, उसके अकॉर्डिंग। अब देखिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, हमको ये डिसाइड करना है कि ये जो रेम्यूनरेशन कंपनी ने चुकाया है, जिस पर कंपनी ने ही जीएसटी भी चुकाया है, क्या उसको कंपनी के एग्रीगेट टर्नओवर में शामिल करना चाहिए? क्या जवाब है इसका? इसका जवाब है कि बिल्कुल नहीं होगा ये एग्रीगेट टर्नओवर में शामिल। ये एग्रीगेट टर्नओवर में शामिल नहीं होगा। आपको पता है क्यों? पता होना चाहिए वैसे आपको। इसका जो जवाब है वो एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन में छिपा हुआ है। डेफिनेशन हम देखते हैं जरा। देखिए, मैं एक बार आपको लेकर के आ जाता हूं डेफिनेशंस पर, और मैं आपको डेफिनेशंस पे लेके आता हूं। तो यहां पर आप ध्यान से देखिए, एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन हमने पढ़ी हुई है, और उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बात लिखी हुई है, ब्रैकेट्स में लिखा है, एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेएबल बाय अ पर्सन ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। अब देखिए, यहां पर कंपनी के एंगल से अगर हम सोचे तो कंपनी सर्विस ले रही है, तो इनवर्ड सप्लाई हो गई कंपनी के लिए, कंपनी ने सर्विस ली। अब उस पर कंपनी को ही अगर जीएसटी चुकाना पड़ा है एज पर द रिवर्स चार्ज बेसिस, तो वो वाला केस
एग्रीगेट टर्नओवर में कवर नहीं होगा। ठीक है, ये कंपनी का एग्रीगेट टर्नओवर नहीं माना जाएगा। अच्छा, वैसे तो देखा जाए तो बात सही भी है, इसको हम एग्रीगेट टर्नओवर मानेंगे कैसे भाई? इसको एग्रीगेट टर्नओवर मान ही नहीं सकते। देखिए, आप खुद भी समझ सकते हैं कि ये कंपनी ने एक्चुअल में खुद ने कोई सप्लाई तो किया नहीं है, तो कंपनी का वैसे टर्नओवर तो है ही नहीं ना, बल्कि कंपनी ने तो रिसीव किए हैं, इनवर्ड सप्लाई हो रही है ये। लेकिन फिर भी हम जानते हैं यहाँ पे इन्होंने क्लैरिफिकेशन के लिए ये बात डाल रखी है कि कोई कंफ्यूज ना हो जाए कि यार हमने इस पे जीएसटी चुकाया है तो शायद ये हमारे एग्रीगेट टर्नओवर में आना चाहिए क्योंकि जीएसटी हमने चुकाया है। लेकिन यहाँ पे साफ मना किया हुआ है, नहीं, रिवर्स चार्ज में आपने जो जीएसटी चुकाया है उस वाले पेमेंट को आप बिल्कुल भी एग्रीगेट टर्नओवर में मत जोड़ना। तो आप ध्यान रखिए, ये एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं जुड़ने वाला। ठीक है, ये बात नहीं जुड़ेगा, मैंने आपको रीजन बता दिया है, आप इसका जो रीजन है वो डेफिनेशन में से बता सकते हैं। चलिए, तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात आगे लिखा है, मधुर ऑयल्स जो कि पंजाब में है इज एंगेज्ड इन सप्लाइंग मशीन ऑयल एज वेल एज पेट्रोल। ठीक है, अब देखिए इसमें से ये दो चीजें सप्लाई करने में एंगेज्ड है। क्या क्या? एक तो मशीन ऑयल और एक पेट्रोल, दोनों है तो काइंड ऑफ ऑयल टाइप की चीजें ही है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहां पर अब हमें ये डिसाइड करनी है, सोचिए जरा ध्यान से, कि इनमें से अगर आपको ध्यान हो तो पेट्रोल जो है वो नॉन टैक्सेबल है, जीएसटी में वो नहीं आता है, कवर्ड नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है फिलहाल उस पर जीएसटी नहीं लगता। अच्छा, मशीन ऑयल, जी हाँ, उस पर तो जीएसटी लगेगा। यानी एक जो है इनमें से आइटम वो तो नॉन टैक्सेबल है और एक है टैक्सेबल। हमें ये डिसाइड करना है कि इन दोनों को बेच करके जो उसके पास में टोटल टर्नओवर आया है उसका करना क्या है, क्या वो एग्रीगेट टर्नओवर में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। अब इसका जवाब भी हमें एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन से ही मिलने वाला है। तो आपको याद होगा कि एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन में एक बात लिखी हुई होती है कि एग्जेम्प्टेड सप्लाईज भी इसमें कवर होंगी। और मैंने आपको ये बात अलग से बताई हुई है कि एग्जेम्प्टेड सप्लाईज में 3 तरह की चीजें आती है। ध्यान से सुन लीजिए अगर आपको याद नहीं है तो। एग्जेम्प्टेड सप्लाई में 3 तरह की चीजें आ जाती है। एक तो निल रेटेड सप्लाईज आ जाती है। निल रेटेड, निल रेटेड का मतलब सुनिए ध्यान से, निल रेटेड सप्लाईज उनको कहते हैं जिन आइटम्स के आगे जो परसेंटेज लिखी हुई है जीएसटी की वो 0% लिखी हुई है, जिनके आगे जो रेट है जीएसटी की वो 0% है, उनको कहते हैं निल रेटेड। तो एक तो वो आ जाते हैं एग्जेम्प्ट में। दूसरा, जिन्हें नोटिफिकेशन के थ्रू एग्जेम्प्ट किया गया है, ऐसी चीजें भी इसमें आ जाती है। यानी दोज सप्लाईज विच आर एग्जेम्प्टेड बाय वे ऑफ अ नोटिफिकेशन, वो भी इसमें आ जाती है। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि गवर्नमेंट ने इस बात के लिए नोटिफिकेशंस निकाले हुए हैं जिसमें गवर्नमेंट ने लिस्ट बता रखी है कि क्या क्या एग्जेम्प्टेड चीजें हैं, तो उसके थ्रू भी एग्जेम्प्ट हो सकते हैं। और तीसरी चीज इसमें जो आती है वो है नॉन टैक्सेबल सप्लाईज। नॉन टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल के का मतलब हुआ जो जीएसटी के दायरे के ही बाहर है, वो चीजें भी इसमें कवर हो जाती है एग्जेम्प्ट सप्लाईज में। अब हम जानते हैं यहां पर कि जो पेट्रोल है वो जीएसटी के दायरे के बाहर है, इसलिए वो भी एग्जेम्प्ट सप्लाईज में आएगा। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि चाहे कोई एग्जेम्प्ट सप्लाईज हो चाहे कोई टैक्सेबल सप्लाईज हो, सभी को एग्रीगेट टर्नओवर में शामिल करना पड़ता है, तब जाके हम बता सकते हैं कि वो हम रजिस्ट्रेशन में आते हैं या नहीं आते। तो आपको इसके आंसर में बस ये बताना होगा कि क्योंकि एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन में एग्जेम्प्ट सप्लाईज भी कवर्ड है, टैक्सेबल तो है ही है, उसके अलावा एग्जेम्प्ट भी है, देयरफॉर पेट्रोल या मशीन ऑयल दोनों से होने वाला जो टर्नओवर है दोनों को शामिल किया जाएगा एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर। ठीक है, चलिए, तो ये वाली चीज को शामिल करना है, पूरे को करना है। थर्ड केस पे आते हैं। मेसर्स बेस्टफोर्ड्स एंड एसोसिएट्स विच इज ऑल्सो एन एसोसिएट ऑफ मोहिनी एंटरप्राइजेस, सॉरी विच इज ऑल्सो एन एजेंट, ये एजेंट है। तो ये बेस्टफोर्ड्स नाम की एक फर्म है जो कि मोहिनी एंटरप्राइजेस का क्या है, एजेंट है। मेक्स द सप्लाई ऑफ गुड्स, अब ये गुड्स को सप्लाई करता है ऑन हिज ओन अकाउंट एज वेल एज ऑन बिहाफ ऑफ मोहिनी एंटरप्राइजेस। देखिए, ये जो बेस्टफोर्ड्स है ना, ये क्या कर रहा है, ये सप्लाई कर रहा है, खुद की तरफ से भी कर रहा है लोगों को, और दूसरा ये मोहिनी एंटरप्राइजेस का एजेंट बनकर के भी सप्लाई कर रहा है। एज एन एजेंट भी ये सप्लाई कर रहा है, तो खुद की तरफ से भी कर रहा है और एजेंट के तरीके से भी कर रहा है, एज एन एजेंट भी कर रहा है। तो इसके तो दो टर्नओवर हो गए ना, दो तरह के टर्नओवर हो गए। क्या ये दोनों को हमें शामिल करना है एग्रीगेट टर्नओवर में? अब इसके बारे में आपको याद आना चाहिए, हमने एक्सप्लेनेशन पढ़ा हुआ है।
हमने एक्सप्लेनेशन पढ़ा हुआ है सेक्शन 22 में। देखिए एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन में तो आपको ये बात नजर नहीं आएगी, लेकिन हाँ हमने एक एक्सप्लेनेशन पढ़ा हुआ है, और एक्सप्लेनेशन जो सेक्शन 22 में आता है लास्ट में, वो यही कहता है कि द एग्रीगेट टर्नओवर शैल इंक्लूड, देखिए जरा, ऑल सप्लाईज मेड बाय टैक्सेबल पर्सन, चाहे वो खुद के अकाउंट पे कर रहा है, खुद की तरफ से कर रहा है, चाहे वो किसी के बिहाफ पर कर रहा है। तो इससे हमें ये समझ में आ गया है कि दोनों ही तरह के टर्नओवर को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो यही बात आपको लिखनी है, इसी का रेफरेंस आपको देना है और आपको बताना है कि हाँ एग्रीगेट टर्नओवर में ये भी आएगा। चलिए, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 1। अब हम आते हैं सेकंड वाले पर। सेकंड वाला कहता है पृथ्वीराज ऑफ आसाम, आसाम का रहने वाला है पृथ्वीराज। ध्यान से अब आप स्टेट पे भी गौर कर लीजिए। एक्सक्लूसिवली एंगेज्ड है इन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ शूज। शूज की क्या करता है वो, इंट्रा स्टेट सप्लाई करता है। ध्यान से देखना एक एक शब्द को, इंट्रा स्टेट सप्लाई करता है यानी केवल आसाम के अंदर ही बेचता है। किसकी सप्लाई करता है, केवल शूज की सप्लाई करता है। हिज एग्रीगेट टर्नओवर इन द करंट फाइनेंशियल ईयर इज 22 लाख। इस बार क्वेश्चन ने हमें एग्रीगेट टर्नओवर खुद नहीं बता दिया, तो फिर ये पूछ क्या रहा है, पूछता है वेदर ही इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। आपको ये बताना है क्या ये रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है। अब जैसे हमसे पूछा जाता है तो हमको सेक्शन 22 के हिसाब से भी चेक करना होगा, सेक्शन 24 के हिसाब से भी चेक करना होगा, और फिर सेक्शन 23 में हमने वो भी केस देखे थे जिसमें एक पर्सन को रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ता, उसको तो छोड़ दीजिए आप, वो भी वैसे काम में आ सकता है, लेकिन आपको मेनली सेक्शन 22 और 24 याद आ जाने चाहिए। देखिए आपको अगर ध्यान हो तो सेक्शन 22 में जो हमें लिमिट्स बताई गई है, कोई कोई केस में 40 लाख, कोई में 20, कोई में 10 लाख, है ना। तो आप पहले यहां पर तो ये डिसाइड कर लीजिए कि क्या ये जो स्टेट है, ये जो हमारी स्टेट है आसाम, क्या ये सेक्शन 22 के हिसाब से स्पेशल कैटेगरी स्टेट में आती है। डिसाइड करिए फटाफट। तो आपको अगर याद हो तो सेक्शन 22 के लिए जो स्टेट्स स्पेशल कैटेगरी की बताई गई है उसमें ये कवर नहीं होता। आप खुद चेक कर लीजिएगा, कवर नहीं होता है। आसाम इज नॉट कवर्ड, ठीक है। तो आसाम जबकि कवर्ड ही नहीं है, तो ऐसे केस में हम यहां पे 10 लाख की लिमिट को तो अप्लाई कर ही नहीं सकते। चलिए अब हम बात करते हैं, एक बार जरा आप 40 लाख वाली हम पे लिमिट लगेगी क्या ये भी चेक करके देख लीजिए। 40 लाख, बताइए 40 लाख वाला सिस्टम कब लगता था, जब कोई एक्सक्लूसिवली क्या करता था, गुड्स की सप्लाई करता था। चेक करिए क्या ये एक्सक्लूसिवली गुड्स को सप्लाई कर रहा है, यस ये केवल शूज को सप्लाई कर रहा है, तो हाँ कहीं ना कहीं चांस है कि इस पे 40 लाख का सिस्टम लग जाए। लेकिन अब आपको और बातें भी याद आनी चाहिए। हमने पढ़ा हुआ है कि अगर कोई पर्सन कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन सेक्शन 24 में आता है तो उसके लिए फिर 40 लाख का सिस्टम नहीं है। आप चेक करिए क्या ये कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन में आ रहा है, ये केस आ रहा है क्या, बताइए। आप सेक्शन 24 को अगर अप्लाई करके देखेंगे तो ये वहां कहीं भी नहीं आ रहा, ये वाला केस कहीं नहीं आ रहा, तो ये कंपल्सरी में भी नहीं आ रहा। अच्छा, फिर 40 लाख की लिमिट के लिए एक बात और बोली जाती थी कि 10 स्टेट्स के नाम हमें बताए गए थे, उन 10 के अलावा ही कोई स्टेट होनी चाहिए तभी 40 लाख का सिस्टम है, 10 पर नहीं है। वो 10 स्टेट्स के नाम आपको याद आने चाहिए। हमने याद किया था सनमेट, और लास्ट में एक और किस चीज से हमने याद किया था, हज। सनमेट और हज आपको याद होगा, ये हमने शॉर्ट फॉर्म से याद किया था कि क्या क्या 10 स्टेट्स के नाम थे। आपको याद होगा कि उन 10 में से कहीं भी आसाम का नाम नहीं है, इसका मतलब आसाम पर 40 लाख का सिस्टम लग सकता है। फिर उसके अलावा एक चीज और याद आनी चाहिए 40 लाख के लिए कि कई वो पान मसाला वगैरह जो कई चीजें हमें बताई गई थी, ये उसकी सप्लाई में तो एंगेज नहीं है। तो हम जब देखते हैं कि नहीं 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 ये तो शूज की सप्लाई कर रहा है, तो अब हमें यहाँ पे कंफर्म हो जाता है कि जी हाँ यहाँ पे इसको 40 लाख का ही सिस्टम मिलेगा, इसके ऊपर लिमिट 40 लाख की ही लगेगी। और फिर उस हिसाब से हम बोलेंगे कि क्योंकि उसका जो अभी टर्नओवर है, एग्रीगेट टर्नओवर केवल 22 लाख है, देयरफॉर ही इज नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। ये आपको जवाब मिल गया है। आपको ये 40 लाख वाला पूरा प्रोविजन यहाँ पे बताना पड़ता है, वो यूज आएगा आपके लिए, ठीक है। और साथ में आपको ये भी बताना पड़ेगा कि भाई ये कोई स्पेशल कैटेगरी स्टेट नहीं है, इसलिए इस पे 10 लाख का भी सिस्टम नहीं लगेगा। चलिए
अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आप मुझे बताएंगे, बाय चांस अगर यहाँ पे इंट्रा स्टेट की जगह इंटर स्टेट लिखा होता तो आपका आंसर चेंज हो जाता क्या? बताइए। यहाँ पे अगर इंट्रा स्टेट की जगह इंटर स्टेट लिखा होता तो आपका क्या जवाब होता? बताइए। देखिए उस केस में आप सेक्शन 24 को जरा याद करिए। सेक्शन 24 कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, आपको याद है ना, उसमें इंटर स्टेट के बारे में कुछ लिखा था, याद है आपको कुछ? तो मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि वहां पर लिखा था कि इंटर स्टेट सप्लाई अगर आप करते हो तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। हाँ, सर्विसेज का अगर आप इंटर स्टेट कर रहे हो तो बात अलग है, लेकिन यहाँ तो गुड्स की बात हो रही है। तो देखिए सिंपल बात है, अगर यहाँ पे इंटर स्टेट वाला सिस्टम होता तो फिर तो हम पे ना 40 ना 20 ना 10 लाख कुछ भी सिस्टम नहीं था, हमें कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ता। ठीक है, खैर चलिए अभी तो बात ही अलग है। अब हम आगे बढ़ते हैं, यही क्वेश्चन कुछ और भी हमें कहता है। ये कहता है व्हाट विल बी योर आंसर इफ पृथ्वीराज इज एक्सक्लूसिवली एंगेज्ड इन द सप्लाई ऑफ पान मसाला इंस्टेड ऑफ शूज। आप बताइए, अगर शूज की जगह पान मसाला की सप्लाई करता तो हमें तुरंत याद आता है कि फिर 40 लाख की लिमिट उसके लिए नहीं होती। ठीक है ना, 40 लाख की लिमिट उसके लिए नहीं होती, याद होगा आपको, क्योंकि हमें ये साफ बोला गया था कि देखो भाई 40 लाख का सिस्टम उनके लिए नहीं है जो आइसक्रीम्स, पान मसाला और टोबैको या टोबैको सब्स्टिट्यूट्स बनाते हैं, सप्लाई करते हैं। तो इसलिए हम जानते हैं कि यहाँ पर पान मसाला वाला जो केस है ना, उसमें 40 लाख की लिमिट नहीं होती। और फिर कितनी हो जाती लिमिट? 20 लाख, 20 लाख हो जाती। और बताइए अगर 20 लाख हो जाती लिमिट तो फिर तो इसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता ना, क्योंकि 20 को क्रॉस कर चुका है ये। तो यही बात है, आपको ये सब बातें बतानी होगी। तो पहले केस का जवाब है 40 लाख की लिमिट है तो नो रजिस्ट्रेशन, लेकिन दूसरे केस का आंसर है कि 20 लाख की लिमिट है, इसलिए यस रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ऑल राइट, चलिए ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हुआ। थर्ड पर आते हैं। थर्ड कहता है शिवाजी ऑफ तेलंगाना इज एक्सक्लूसिवली एंगेज्ड इन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ टॉयज। तो ये तेलंगाना के हैं और स्टेट पे हमें गौर करना है, और साथ में ये एक्सक्लूसिवली एंगेज्ड है इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ टॉयज। याद रखिए ये इंटर स्टेट नहीं है, अगर ये इंटर स्टेट होता तो अपन कहते कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। तो ये पहली बात तो इंटर नहीं है, इंट्रा है। दूसरी बात ये टॉयज है, टॉयज मतलब गुड्स हो गए, गुड्स हो गए, याद रखिए। अच्छा, अब हमसे ये फिर से पूछ रहा है कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है या नहीं करवाना है। इसमें लिखा नहीं है बट ध्यान रखिए इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि वेदर ही इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन और नॉट। इसका हमें एग्रीगेट टर्नओवर 22 लाख बताया गया है। सोचिए, क्या ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट है? क्या ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट है तेलंगाना? जी नहीं, तो इस पे 10 लाख का तो सिस्टम है नहीं। दूसरा, क्या इस पे 40 लाख का सिस्टम लगेगा? तो याद रखिए 10 स्टेट्स पर 40 लाख का सिस्टम नहीं लगता। चेक कर लीजिए क्या ये उन 10 स्टेट्स में कवर्ड है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको याद आएगा, जी हाँ ये उन 10 स्टेट्स में कवर होता है तेलंगाना, और इसलिए इस पे 40 लाख का सिस्टम भी अवेलेबल नहीं है। तो अब बचा क्या बताइए? 20 लाख। तो देयरफॉर इस पर 20 लाख की लिमिट है और उस हिसाब से यस ही इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? अच्छे से फॉलो कर रहे हैं आप मुझे? ठीक है, आगे बढ़ते। फोर्थ क्वेश्चन कहता है अशोका ऑफ मणिपुर, तो इस बार स्टेट कौन सा आ गया? मणिपुर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। इज एक्सक्लूसिवली एंगेज्ड इन इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ पेपर, पेपर की इंट्रास्टेट सप्लाई करता है मणिपुर। इट्स एग्रीगेट टर्नओवर इन द करंट फाइनेंशियल ईयर इज 12 लाख। चेक करना है रजिस्ट्रेशन करवाना है या नहीं इसको। सुनिए, आप पहले ही चेक कर लीजिए पहले तो कि ये कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में आएगा या नहीं। नहीं आएगा क्योंकि ये इंट्रा स्टेट है, इंटर नहीं है। कंपलसरी तो नहीं आ रहा, छोड़ दीजिए उसको, तो सेक्शन 24 को हम भूल जाते हैं। अच्छा, उसके अलावा अब हम सेक्शन 22 को फॉलो करते हैं। तो उसमें स्पेशल कैटेगरी स्टेट ये है क्या? याद करिए, जी हाँ मणिपुर इज अ स्पेशल कैटेगरी स्टेट। तो बस बात यही पूरी हो गई, 10 लाख की लिमिट है इसके लिए। अब चाहिए गुड्स क्या चाहिए, सर्विस कुछ भी सप्लाई करे, अगर ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट है तो इसके लिए लिमिट 10 लाख ही रहेगी। तो यहां तो ये गुड्स सप्लाई कर रहा है, बट अगर ये सर्विस भी सप्लाई करता है तो भी इसके लिए लिमिट 10 लाख की ही रहेगी। तो उस हिसाब से क्योंकि इस पे 10 लाख की लिमिट है
देयरफॉर यस ही इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है राघव ऑफ आसाम। आसाम मतलब क्या ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट है? जी नहीं। इज एक्सक्लूसिवली एंगेज्ड इन इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स। ठीक है, रेडीमेड गारमेंट्स है यानी ये भी गुड्स है, इंट्रास्टेट सप्लाई है। इट्स टर्नओवर इन द करंट फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम आसाम शोरूम इज 28 लाख। ठीक है, आसाम से इसका टर्नओवर 28 लाख बताया गया है। ये कहते हैं इसका एक और भी शोरूम है त्रिपुरा में, और वहां इसका टर्नओवर 11 लाख है करंट फाइनेंशियल ईयर में। तो इस बार इसका काम दो दो जगह से हो रहा है, आसाम से भी हो रहा है, त्रिपुरा से भी हो रहा है। आसाम का टर्नओवर अलग बताया गया है, त्रिपुरा का अलग बताया गया है। उसको रजिस्ट्रेशन लेना है या नहीं? एज यूजुअल सबसे पहले सेक्शन 24 लगेगा या नहीं ये चेक कर लीजिए। कंपलसरी वाला केस है क्या? नहीं है। अब 22 पे आ जाइए। 22 में अब आप सबसे पहले देख लीजिए कि क्या ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट है? नहीं है। हम जानते हैं आसाम तो नहीं है स्पेशल कैटेगरी स्टेट, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो त्रिपुरा बिल्कुल ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, त्रिपुरा तो है। अब जैसे हमें मालूम पड़ा कि कोई भी एक स्टेट स्पेशल कैटेगरी वाला है, तो याद रखिए अगर एक भी स्टेट स्पेशल कैटेगरी वाला मिला तो आपकी लिमिट ओवरऑल 10 लाख रुपए ही रह जाएगी। ओवरऑल लिमिट फॉर यू विल बी 10 लाख रुपए। तो अब यहां पे एग्रीगेट टर्नओवर कितना है बताइए? आसाम का 28 है और त्रिपुरा का 11 है। हम जानते हैं एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, अब आपको यहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन बतानी पड़ेगी थोड़ी सी, और उसमें मेनली आपको ये बताना पड़ेगा कि वो ऑल इंडिया बेसिस पर निकलता है। तो उस हिसाब से इसका जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो 39 लाख है। यहाँ पर ध्यान से देखिए 39 लाख है, लेकिन हमें मतलब ही नहीं है ना, हमें 40 लाख की लिमिट से या 20 लाख की लिमिट से मतलब ही नहीं है ना। हम तो जानते हैं कि यहाँ पर लिमिट 10 लाख की लगेगी, और क्योंकि 10 लाख की लिमिट लगेगी इसलिए यस ही इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर लिमिट कितनी है? 10 लाख, और आंसर है यस ही इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, क्योंकि 10 लाख की लिमिट क्रॉस हो चुकी है। 6th पर आते हैं। सिक्स्थ कहता है उदय एंटरप्राइजेज इज एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स इन महाराष्ट्र। ठीक है, इट ऑल्सो सप्लाइज एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन फ्रॉम नागालैंड। ये महाराष्ट्र से भी सप्लाई करता है, ये नागालैंड से भी सप्लाई करता है। ठीक है, बताइए महाराष्ट्र क्या है? स्पेशल कैटेगरी स्टेट है या नहीं है? नहीं है। अच्छा, नागालैंड? यस, ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट है। महाराष्ट्र तो नहीं है लेकिन नागालैंड है। फिर ये कहता है इसका टर्नओवर करंट फाइनेंशियल ईयर में 34 लाख है महाराष्ट्र का और 8 लाख है नागालैंड का। बताना है कि रजिस्ट्रेशन करवाना है या नहीं। अब ध्यान से आप सुनिए, महाराष्ट्र से ये जो टर्नओवर कर रहा है ये 34 लाख का कर रहा है, और वो जो इसके गुड्स है वो टैक्सेबल गुड्स है। इंपॉर्टेंट बात है, महाराष्ट्र वाले गुड्स क्या है? टैक्सेबल। लेकिन नागालैंड से जो ये सप्लाई कर रहा है वो नॉन टैक्सेबल है, नॉन टैक्सेबल है। ठीक है, इसका एग्रीगेट टर्नओवर अगर मैं आपसे पूछूं तो बताइए कितना है? बताइए 34 में 8 जुड़ेगा क्या? जबकि 8 लाख का जो टर्नओवर है वो तो हम जानते हैं नॉन टैक्सेबल है। जुड़ना चाहिए क्या एग्रीगेट टर्नओवर में? तो आंसर इज यस, एग्रीगेट टर्नओवर में जुड़ना चाहिए। कारण क्योंकि एग्रीगेट टर्नओवर में एग्जेम्प्टेड सप्लाईज भी आती है, ये बात आपको लिखनी पड़ेगी, और उस हिसाब से आप बोलेंगे कि यस इट विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन एग्रीगेट टर्नओवर। तो पहले तो आपने ये डिसाइड किया भाई इसका एग्रीगेट टर्नओवर कितना है, पहला काम तो आपको यही करना है, और वो आया 42 लाख। समझ में आ गया? अच्छा, अब दूसरी बात आती है कि इसके लिए लिमिट यहां पे क्या है। पहले आप ये सोचिए कि क्या ये कंपलसरी रजिस्ट्रेशन वाले केस में आएगा या नहीं। अब देखिए जिस हिसाब से लैंग्वेज लिखी है उससे हमें ये तो कहीं भी नहीं दिख रहा कि ये इंटर स्टेट सप्लाई करता है। इंटर स्टेट, ये महाराष्ट्र से इंटर स्टेट कर रहा है ऐसा तो कहीं नहीं लिखा, तो हम ये मान ही नहीं सकते जब तक कि लिखा हुआ ना हो। अगर कुछ नहीं लिखा तो हमें यही मानना होगा कि ये केवल महाराष्ट्र में ही बेचता है। ठीक है, तो देयरफॉर ये इंटर स्टेट वाला केस तो है नहीं, तो ये कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में नहीं आ रहा। अच्छा, आप सेक्शन 24 के और भी केस देख लीजिए, उसमें कहीं आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, कहीं नहीं आ रहा, तो कंपलसरी में तो ये आएगा नहीं केस। तो अब रह जाता है 22, सेक्शन 22। सेक्शन 22 में हम जानते हैं कि यहां पर हमें ये देखना होगा कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट है या नहीं। सबसे पहले
लेकिन अब यहां पे ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है कि इस बार हम जब अपनी लिमिट डिसाइड करेंगे कि भाई ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट के हिसाब से 10 लाख होनी चाहिए या नहीं, तो याद रखिए हमें ये देखना होगा कि हम जिस नागालैंड को स्पेशल कैटेगरी स्टेट मान रहे हैं और जिसके बेस पे हम 10 लाख की लिमिट सोच रहे हैं, उस नागालैंड से तो टैक्सेबल सप्लाई हो ही नहीं रही। तो हमें नागालैंड का तो रजिस्ट्रेशन वैसे करवाना ही नहीं है ना। आप इस बात को समझिए कि हमें जो रजिस्ट्रेशन करवाना है ये नागालैंड में तो करवाना ही नहीं पड़ेगा। देखिए ऊपर वाले केस में तो आसाम, जो मैं 5th वाला आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, उसमें तो आसाम और त्रिपुरा दोनों से आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, दोनों में ही करवाना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं करवाना होगा तो फिर आपको सभी जगह जहां जहां से भी टैक्सेबल सप्लाई होती है वहां वहां से आपको करना ही पड़ता है रजिस्ट्रेशन। लेकिन ये जो अभी 6th वाला क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, यहां पर नागालैंड में तो रजिस्ट्रेशन करवाना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि वहां पर से टैक्सेबल सप्लाई तो हो ही नहीं रही है, इसलिए हम नागालैंड को कंसीडर नहीं करेंगे। बेशक एग्रीगेट टर्नओवर में तो ये कवर होगा, 8 लाख को मैंने जोड़ा है, लेकिन जब हम लिमिट तय करेंगे उस समय हम नागालैंड को इग्नोर कर देंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है 6th क्वेश्चन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो वी विल हैव टू इग्नोर नागालैंड फॉर डिसाइडिंग द लिमिट। अब आप बताइए नागालैंड को अगर आप इग्नोर कर देते हैं तो फिर महाराष्ट्र तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट है ही नहीं, और जबकि महाराष्ट्र स्पेशल कैटेगरी स्टेट नहीं है तो फिर तो अब हमें या तो 20 लाख की लिमिट मिलेगी या 40 लाख की मिलेगी, दो ही केस बचे अब। तो अब पहले हम 40 लाख को देख लेते हैं। सोचिए सारी कंडीशंस पूरी हो रही है क्या 40 लाख की? बताइए 40 लाख की सारी कंडीशंस पूरी हो रही है क्या? पहली बात तो आप चेक कर लीजिए उन 10 स्टेट्स में से कहीं ये कवर तो नहीं होता, नहीं होता ना, नहीं, महाराष्ट्र इज नॉट कवर्ड इन एनी ऑफ द 10 स्टेट्स। दूसरी बात हम ये भी जानते हैं कि यहां पर ये इंटर स्टेट सप्लाई नहीं हो रहा है, इंट्रा स्टेट हो रहा है, तो ये कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में तो आएगा नहीं ये वाला केस। अच्छा साथ में महाराष्ट्र से क्वेश्चन ने हमें कुछ नहीं दिया हुआ तो हम यही मानेंगे कि महाराष्ट्र से पान मसाला, टोबैको या ये जो भी चीजें थी उनकी तो सप्लाई हो ही नहीं रही है। तो देयरफॉर सारी शर्तें पूरी मानते हुए हम यहां पर 40 लाख की लिमिट लगाएंगे। अब जबकि यहां पे 40 लाख की लिमिट है लेकिन हम जानते हैं एग्रीगेट टर्नओवर तो हमारा 42 लाख है, तो देयरफॉर यहां पे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। सोचिए ये क्यों करवाना पड़ गया हमको रजिस्ट्रेशन, क्योंकि एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन ने हमें 8 लाख को भी जोड़ने के लिए कह दिया था। नहीं तो हम वैसे 8 लाख जोड़ते नहीं, लेकिन एज पर द डेफिनेशन हमें जोड़ना पड़ा और उस हिसाब से हमारी लिमिट क्रॉस हो गई, तो हमें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। 40 लाख की लिमिट है और यस वी विल हैव टू रजिस्टर द एंटिटी। और आगे बढ़ते नेक्स्ट है आधव कंप्यूटर्स ऑफ गुजरात, गुजरात का है, प्रोवाइडिंग कंप्यूटर मेंटेनेंस सर्विस, ये एक सर्विस देता है मेंटेनेंस सर्विस। एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ आधव कंप्यूटर्स इज 15 लाख विच कंप्राइजेस बोथ इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट सप्लाई। सोचिए सर्विस देता है और इंटर इंट्रा दोनों करता है, क्या जवाब है इसका? क्या ये इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा है तो ये सेक्शन 24 में आ जाएगा कंपलसरी वाले में? क्या जवाब है इसका? सोचिए जरा, खुद दिमाग लगाइए। देखिए जवाब इसका ये है कि ये कंपलसरी में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वहां पर लिखा था इंटर स्टेट सप्लाई, लेकिन उसमें भी अगर आप सर्विसेज की इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में नहीं आना है। आप पे जो नॉर्मल लिमिट्स होती है सेक्शन 22 की वो ही लगेगी, ठीक है? तो उस हिसाब से हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि नॉर्मल लिमिट्स ही लगेगी। और नॉर्मल लिमिट यहां पर क्या आने वाली है बताइए? क्या ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट है गुजरात? जी नहीं। क्या इस पे 40 लाख का सिस्टम लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि 40 लाख का सिस्टम केवल गुड्स के केस में लगता है, ये याद रखिए। या तो ये सर्विस दे रहा है। अब रह गया 20 लाख, तो इस पर 20 लाख की लिमिट लगेगी, उस हिसाब से इसको रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है, ठीक है? लास्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, फिर हमारा ये टॉपिक पूरी तरह से हमें क्लियर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, सॉफ्ट विंग्स ऑफ वेस्ट बंगाल एक्सक्लूसिवली ट्रेडिंग इन गारमेंट्स गुड्स हो गए, सप्लाइज इट्स टैक्सेबल गुड्स इन वेरियस स्टेट्स, अलग अलग स्टेट्स में सप्लाई करता है वेस्ट बंगाल से ही, यानी इंटर स्टेट सप्लाई हो गया। एग्रीगेट टर्नओवर इसका है 35 लाख, हमें डिसाइड करना है कि ये लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन है क्या।
फिर से वही तरीका, पहले आप डिसाइड करिए क्या ये कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में आएगा। तो जब आप यहां पर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा यस, इस बार ये केस कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर ये इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा है और वो भी गुड्स की कर रहा है, और गुड्स में अगर हैंडीक्राफ्ट के गुड्स होते तो ये बच सकता था, लेकिन हैंडीक्राफ्ट के नहीं है, तो देयरफॉर यहां पर ये कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में आएगा। और क्योंकि ये कंपलसरी में आ रहा है इसलिए यहाँ पे कोई लिमिट तो लगेगी नहीं, इसको सीधे सीधे रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। यहाँ पर इसका टर्नओवर कितना भी हो हमें मतलब ही नहीं है। ठीक है, समझ गए? इस तरह से है पूरा सिस्टम। तो आपने देखा, इससे आपने ये सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे और अभी मेरे साथ भी आपने डिस्कस कर लिया होगा। तो अब आपको एक अच्छे से क्लैरिटी आ गई होगी कि हमें किस तरह से सेक्शन 22 और 24 को अच्छे से पढ़ना है, उसमें किन किन बातों पर गौर करना है और उस पर किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो इस क्लास में तो मैं आपको इतना ही करवा रहा हूँ, छोटी क्लास थी ये, लेकिन मैं इस क्लास में कोई नया टॉपिक नहीं लेना चाहता। अब जो बचे हुए टॉपिक्स होंगे जिसमें हमें रजिस्ट्रेशन की सारी थ्योरेटिकल बातें बताई जाएगी, हालांकि वो सब होगा प्रैक्टिकल, लेकिन हमारे पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से वो थ्योरेटिकल होगा। प्रैक्टिकल इसलिए होगा क्योंकि वो सब चीज़ें जीएसटी की वेबसाइट पर एक्चुअल में की जाती है, इस हिसाब से मैं उसको प्रैक्टिकल भी बोल सकता हूँ। तो ये सब जो बची हुई बातें हैं वो फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।